क्या ये सोचना थोड़ा अजीब नहीं लगता कि हमारे पैरों के नीचे मौजूद मिट्टी का कोई खास प्रकार ये तय कर सकता है कि किसी इलाके में कौन सी बीमारी फैलेगी? हाँ बिल्कुल, ये काफी हैरान करने वाली बात है। या फिर नदियां जमीन के ऊपर बहने के बजाय अचानक पत्थरों के नीचे क्यों गायब हो जाती हैं? तो आज इस गहन चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के उस अंडरग्राउंड भूगोल को डिकोड कर रहे हैं जो कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक हर चीज को चुपचाप नियंत्रित करता है। सही कहा। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो राज्य की मिट्टियों और उसके भौगोलिक क्षेत्रों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलती है। हमारा मिशन आज यही है कि इस स्रोत सामग्री के एक एक शब्द और एक एक पंक्ति का गहराई से बहुत ही धीमी गति से अध्ययन किया जाए, बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह जहां कोई भी जानकारी पीछे नहीं छूटती। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्रोत के अनुसार हम मिट्टियों के 5 प्रकारों और 3 भौगोलिक क्षेत्रों का उसी क्रम में अध्ययन करेंगे जिस क्रम में वे दिए गए हैं। और ये विषय केवल नक्शों तक सीमित नहीं है। भूगोल और मिट्टी को समझना दरअसल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर तय करता है कि क्या उगेगा, लोग कैसे रहेंगे और जीवन कैसा होगा। मिट्टी कोई निर्जीव चीज नहीं है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं राज्य के सबसे ऊपरी हिस्से से। स्रोत में पहला बिंदु है भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। हाँ, भाबर और तराई। सबसे पहले भाबर मृदा की प्रकृति के बारे में बताया गया है। स्रोत के अनुसार ये अत्यंत कंकरीली, पथरीली और मोटे कणों वाली होती है। तो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मोटे कणों का अर्थ यहाँ ये है कि इस मिट्टी में बारीक धूल नहीं है। इसमें छोटे बड़े पत्थर, बजरी और कंकड़ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कण इतने बड़े होते हैं कि वे एक दूसरे से पूरी तरह चिपक नहीं पाते। अच्छा, और इसी कारण से स्रोत कहता है कि ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है, मतलब यहाँ खेती नहीं हो सकती। और एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि नदियां पत्थरों के नीचे यानी भूमिगत होकर बहने लगती हैं। जी, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी छलनी से पानी डालना, पानी तुरंत गायब हो जाता है। क्या इसीलिए यहाँ खेती नहीं हो सकती? एकदम सही। आपका उदाहरण बहुत सटीक है। जब पानी सतह पर रुकता ही नहीं है और उन बड़े पत्थरों के बीच से रिस कर नीचे चला जाता है तो पौधों की जड़ों को नमी कैसे मिलेगी? पानी के बिना खेती संभव ही नहीं है। इसलिए यह इलाका कृषि के लिए अनुपयुक्त है। समझ गया। अब इसके ठीक बाद स्रोत में तराई मृदा का स्थान बताया गया है। लिखा है कि ये भाबर के ठीक दक्षिण में है। हाँ, भाबर के बिल्कुल दक्षिण में तराई क्षेत्र शुरू होता है। और इसके निर्माण के बारे में अगर बात करें तो ये नदियों द्वारा लाए गए अत्यंत महीन कणों, अवसादों और काप मिट्टी से बनती है। महीन कण, अवसाद और काप मिट्टी, मतलब ये भाबर के मोटे पत्थरों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। जो नदियां भाबर में पत्थरों के नीचे छिप गई थीं, वे तराई में आकर सतह पर वापस आ जाती हैं। और शायद इसी वजह से स्रोत में इसकी प्रकृति को दलदली बताया गया है। लिखा है कि यहाँ जलस्तर बहुत ऊंचा होता है, इसलिए ये हमेशा नम और दलदली रहती है। सही कहा। महीन कण पानी को रोक कर रखते हैं और क्योंकि जलस्तर ऊंचा है तो जमीन हमेशा गीली या दलदली बनी रहती है। अब अगर हम इसके रासायनिक तत्वों की बात करें। हाँ, स्रोत में तत्वों का जिक्र है। लिखा है कि इसमें नाइट्रोजन और जीवांश, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, उसकी प्रचुरता होती है, लेकिन फॉस्फेट की कमी होती है। तो इसे ऐसे समझते हैं, प्रचुरता का मतलब है कि नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं। ह्यूमस असल में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से बनता है। दलदली इलाका होने के कारण यहाँ वनस्पति बहुत होती है, इसलिए ह्यूमस भरपूर है। अच्छा, तो ह्यूमस और नाइट्रोजन ज्यादा है। हाँ, लेकिन जैसा स्रोत में स्पष्ट लिखा है, इसमें फॉस्फेट की कमी होती है। ये एक महत्वपूर्ण रासायनिक असंतुलन है। तो इस मिट्टी में सर्वोत्तम फसलें कौन सी होती हैं? स्रोत कहता है कि गन्ना और धान यानी चावल यहाँ के लिए सर्वोत्तम है। और इसका कारण बहुत सीधा है। गन्ना और धान दोनों ही फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तराई मिट्टी हमेशा नम रहती है, इसलिए ये इन दोनों के लिए एकदम सही है। अब इसके विस्तार की बात करते हैं। स्रोत के अनुसार ये सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत से लेकर महराजगंज और गोरखपुर तक फैली है। जी, ये पूरा एक बेल्ट है। लेकिन स्रोत एक वर्तमान स्थिति का भी उल्लेख करता है। लिखा है कि जंगलों की कटाई और भूमि सुधार के कारण अब यहाँ गेहूं और जूट की खेती भी होने लगी है। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले यहाँ केवल घने जंगल और दलदल था, लेकिन जब पेड़ों को काटा गया और जमीन को खेती लायक बनाया गया, यानी भूमि सुधार किया गया, तो गेहूं और जूट जैसी फसलें भी उगाई जाने लगी। तो ये तो हुआ पहला सेक्शन।
अब दलदली क्षेत्र से बाहर निकलकर उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां नदियां हर साल नया जीवन लाती हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा, इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। स्रोत में लिखा है कि इसका निर्माण नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए नए अवसादों या गाद से होता है। प्रतिवर्ष मतलब हर साल। जब नदियों में बाढ़ आती है तो वे अपने साथ नई मिट्टी या गाद बहाकर लाती हैं और उसे किनारों पर बिछा देती हैं। इसीलिए इसे नवीन यानी नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी स्रोत में दिए गए हैं, जैसे नवीन जलोढ़, कछारी मृदा और सिल्ट मृदा। हाँ, ये सभी इसी मिट्टी के अलग अलग नाम हैं। और उर्वरता के मामले में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये यूपी की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। बिल्कुल, और इसका सबसे उपजाऊ होने का कारण यही है कि हर साल नई गाद आने से इसके पोषक तत्व रिचार्ज हो जाते हैं। अगर इसके रंग और कणों की बात करें तो स्रोत बताता है कि इसका रंग हल्का भूरा होता है, यह छिद्र युक्त होती है और इसके कण बहुत बारीक होते हैं। छिद्र युक्त मतलब पोरस। इसमें हवा और पानी के आने जाने के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं। और बारीक कणों का मतलब है कि मिट्टी बहुत ही मुलायम होती है। अब तत्वों पर आते हैं। स्रोत के अनुसार इसमें पोटाश, चूना और मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। मतलब जो जरूरी खनिज है जैसे पोटैश, चूना और मैग्नीशियम वो तो भरपूर है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों की कमी है। एक बिंदु यहाँ जल धारण क्षमता के बारे में है। लिखा है कि कण महीन होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। महीन कण पानी को कैसे रोक लेते हैं? इसे ऐसे समझते हैं, जब कण बहुत छोटे होते हैं तो वे एक स्पंज की तरह काम करते हैं। वे पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं और जल्दी सूखने नहीं देते। इसीलिए ये मिट्टी लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। ये काफी स्पष्ट हो गया। और इसका स्थान बताया गया है बाढ़ वाले क्षेत्रों में, यानी फ्लड प्लेन्स में और नदियों के किनारों पर। हाँ, क्योंकि बाढ़ का पानी वहीं तक पहुंचता है। यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन और तिलहन शामिल है। और स्रोत में इसका एक स्थानीय नाम भी दिया गया है। पूर्वी यूपी में इसे दोमट या बलुई दोमट कहा जाता है। जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान इसे आमतौर पर दोमट या बलुई दोमट ही कहते हैं। तो ये तो थी खादर। अब हम नदी के पास वाले निचले इलाके से थोड़ा ऊपर की ओर उठते हैं, जहां पानी नहीं पहुंचता। ये हमारा तीसरा सेक्शन है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा ये खादर का ही एक रूप है, लेकिन पुराना। स्रोत में इसके स्थान के बारे में लिखा है कि ये बाढ़ वाले क्षेत्रों से ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। क्योंकि ये स्थान ऊंचे होते हैं, इसलिए नदियों के बाढ़ का पानी अब वहां तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए नई गाद नहीं आ पाती। इसके भी कुछ अन्य नाम हैं। स्रोत के अनुसार इसे पुरानी जलोढ़, मटियार, दोमट और भूर भी कहा जाता है। हाँ। और उर्वरता और कणों की बात करें तो ये खादर से कम उपजाऊ है और इसके कण बड़े और मोटे होते हैं। नई गाद न मिलने के कारण इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और समय के साथ इसके कण भी मोटे हो जाते हैं। इसके तत्वों में पोटैश और चूने की पर्याप्तता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी होती है। तो रासायनिक रूप से ये खादर जैसी ही है, लेकिन पुरानी होने के कारण इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही खास चीज का जिक्र है, कंकड़ की उपस्थिति। लिखा है कि गहराई में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि गहराई में ये रासायनिक बदलाव कैसे होता है। जब मिट्टी पुरानी हो जाती है तो बारिश का पानी मिट्टी के खनिजों को नीचे की तरफ ले जाता है। गहराई में जाकर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने लगता है और छोटी छोटी कठोर गांठें बन जाती हैं। इन्हीं ग्रंथियों या गांठों को हम कंकड़ कहते हैं। अच्छा, तो ये प्राकृतिक रूप से बनने वाले कंकड़ हैं, और क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति घट गई है, स्रोत कहता है कि कृषि के लिए इसमें अधिक उर्वरक यानी खाद और सिंचाई की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, मिट्टी में ताकत कम है तो बाहर से खाद डालनी पड़ेगी और पानी भी ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों और आलू हैं, और इसका भी एक स्थानीय नाम है। पूर्वी यूपी में इसे उपरहार कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, उपरहार शब्द ऊंचे स्थान को दर्शाता है, इसलिए ये नाम काफी सटीक है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ऊसर, रे या क्षारीय मृदा। ये बांगर मिट्टी का ही एक खराब या बिगड़ा हुआ रूप है। स्रोत इसे इंसान और प्रकृति का टकराव बताता है।
ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। ऊसर मृदा कोई प्राकृतिक मिट्टी नहीं है, ये हमारी गलतियों से बनी है। उत्पत्ति और कारण में स्रोत स्पष्ट रूप से लिखता है कि ये बांगर का बिगड़ा रूप है और इसके कारण हैं अत्यधिक सिंचाई, खराब जल निकासी और लगातार रासायनिक उर्वरों का प्रयोग। जी, लेकिन हम तो सिंचाई को अच्छा मानते हैं, तो अधिक सिंचाई से मिट्टी बंजर कैसे हो गई? इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जब खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर दिया जाता है और उस पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता यानी जल निकासी नहीं होती, तो जमीन के नीचे मौजूद लवण या सॉल्ट्स पानी में घुल जाते हैं। और फिर जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो वे लवण वाष्पीकृत नहीं होते, वे जमीन के ऊपर ही रह जाते हैं। यही प्रक्रिया लवणों को ऊपर ले आती है। ओह, अब समझ आया। स्रोत में इसके अन्य नाम दिए गए हैं, रेह, बंजर, कलर, चोपन। हाँ, ये सभी नाम उस बंजर जमीन के लिए हैं। और इसकी रासायनिक प्रकृति और पहचान के बारे में लिखा है कि इसमें सोडियम और मैग्नीशियम के लवणों की अधिकता होती है और इसके ऊपर सफेद नमक जैसी परत जम जाती है, विशेषकर सर्दियों के बाद। वही लवण जो पानी के साथ ऊपर आए थे, वे सोडियम और मैग्नीशियम के होते हैं। सर्दियों के बाद जब जमीन सूखती है तो वे एकदम सफेद नमक की तरह चमकने लगते हैं। इस मिट्टी का सर्वाधिक प्रभाव अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा और रायबरेली में है। और कृषि की स्थिति के बारे में साफ लिखा है कि यह अनुपयुक्त है, यानी बंजर है। लेकिन इसे सुधारा जा सकता है। हाँ, स्रोत में सुधार के उपाय दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जिप्सम और पायराइट्स का प्रयोग बताया गया है। मैं इसे दोहराना चाहूंगा। जिप्सम और पायराइट्स, इन दोनों रसायनों को खेत में डालने से उस सफेद नमक या क्षारीयता का असर खत्म हो जाता है और मिट्टी फिर से खेती के लायक बन सकती है। सुधार के बाद इसमें लवण सहनशील फसलें उगाई जाती हैं, जैसे बरसीम, आंवला और धान की विशेष किस्में। जी, क्योंकि ये फसलें थोड़ी बहुत क्षारीयता बर्दाश्त कर सकती हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 10% हिस्सा इससे प्रभावित है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, 10% जमीन का बंजर होना एक गंभीर समस्या है। चलिए अब मैदानी इलाकों से निकलकर राज्य के दक्षिणी और कठोर पठारी क्षेत्र की ओर चलते हैं। ये हमारा सेक्शन 5 है, बुंदेलखंड या दक्षिणी पठार की मृदाएं। दक्षिण का ये इलाका मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। इसके निर्माण के बारे में स्रोत कहता है कि ये प्राचीन विंध्यन चट्टानों और नीस के टूटने से बनी है। नीस एक बहुत ही कठोर प्रकार की चट्टान होती है। जब ये प्राचीन चट्टानें मौसम की मार से धीरे धीरे टूटती हैं, तब इस पठारी मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ कई प्रकार की मिट्टियां हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है लाल मृदा। ये दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लौह ऑक्साइड मतलब लोहे का जंग। चट्टानों में जो लोहा होता है वो हवा और पानी के संपर्क में आकर ऑक्साइड बनाता है, जिससे मिट्टी लाल हो जाती है। दूसरी है परवा या पड़वा मृदा। ये हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मिट्टी है। ये जालौन और हमीरपुर में मिलती है और ज्वार तथा चने के लिए अच्छी है। ज्वार और चना कम पानी में होने वाली फसलें हैं। इसके बाद है मार या माड़ मृदा। ये काली मिट्टी के समान चिकनी होती है। इसमें सिलिकेट, लोहा और एल्यूमिनियम अधिक होता है। और इसकी एक बहुत ही खास बात है, जब इस पर पानी पड़ता है तो ये गोंद जैसी चिपचिपी हो जाती है, और जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये तो कुम्हार की मिट्टी की तरह बर्ताव करती है, जैसे क्ले सूखने पर चटक जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। अगली है राकड़ मृदा। यह लाल भूरे रंग की कंकरीली मिट्टी है जो पठारी ढलानों पर पाई जाती है और कम उपजाऊ होती है। क्योंकि ये ढलानों पर होती है, इसलिए पानी के साथ इसकी ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। फिर है भोटा मृदा। ये विंध्यन पर्वत श्रेणियों में मिलती है। यहाँ मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे कोदो और सांवा। कोदो और सांवा बहुत ही सख्तजान फसलें हैं जो इस पथरीली मिट्टी में उग सकती हैं। और एक है करेल या काली मिट्टी। इसके कुछ पैच जालौन में मिलते हैं। ये कपास के लिए सर्वोत्तम है। कपास यानी रुई की खेती के लिए ये काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर हम इस पूरे पठारी क्षेत्र की मिट्टियों में तत्वों की कमी की बात करें तो स्रोत कहता है कि इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की भारी कमी होती है और ये मिट्टी सूखी होती है। हाँ, पथरीला इलाका होने के कारण यहाँ नमी नहीं रुकती। इसीलिए यहाँ की मुख्य फसलें चना, जो सबसे प्रमुख है, अरहर, सरसों, ज्वार और बाजरा हैं। ये सभी मोटे अनाज हैं।
चना यहाँ की सबसे अहम फसल है क्योंकि इसे बहुत कम पानी चाहिए होता है। अब मिट्टियों के अध्ययन के बाद हम उन 3 भौगोलिक क्षेत्रों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे जहां ये मिट्टियां पाई जाती हैं। शुरुआत फिर से उत्तर से करते हैं। सेक्शन 6 भाबर और तराई क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र को समझना बहुत जरूरी है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में स्रोत में लिखा है कि यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी की तलहटी में है। इसके 2 भाग हैं, कंकरीली भाबर जो उत्तर में है और दलदली तराई जो दक्षिण में है। जैसा कि हमने शुरुआत में मिट्टी वाले हिस्से में विस्तार से समझा था कि शिवालिक पहाड़ों के बिल्कुल नीचे पहले बड़े पत्थरों वाला भाबर आता है और उसके ठीक नीचे दलदली तराई। भाबर में कंकड़ पत्थर और मोटे बालू होते हैं और कृषि अनुपयुक्त होती है। जी। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है नदियों का लुप्त होना और प्रकटीकरण। भाबर छिद्रयुक्त है, इसलिए पहाड़ी नदियां पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती हैं। इसे विजुअलाइज करना काफी आसान है। ऊंचे पहाड़ों से नदी तेज धार के साथ नीचे आती है, लेकिन भाबर के बड़े बड़े पत्थरों के बीच इतनी जगह होती है कि पूरा का पूरा पानी उन पत्थरों के नीचे समा जाता है। ऊपर से देखने पर लगता है नदी सूख गई या गायब हो गई। और फिर तराई में वही नदियां फिर से धरातल पर प्रकट होती हैं। हाँ, क्योंकि आगे जाकर पत्थर खत्म हो जाते हैं और महीन मिट्टी शुरू हो जाती है, तो पानी वापस जमीन के ऊपर बहने लगता है। राई की प्रकृति और फसलों के बारे में स्रोत बताता है कि भारी वर्षा और रिसाव के कारण ये दलदली है और नमी चाहने वाली फसलें जैसे गन्ना और धान यहाँ बम्पर होती हैं। बम्पर मतलब बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होती है। क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार भाबर पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में संकरा है, और तराई पूरब में चौड़ा है और पश्चिम में संकरा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में चौड़े और संकरे होते हैं। यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के नाम स्रोत में दिए गए हैं, थारू और बुक्सा। ये दोनों जनजातियां पीढ़ियों से इस दलदली और जंगली माहौल में रह रही हैं। वनस्पति और जीवों की बात करें तो साल, हल्दू और सेमल के पेड़ पाए जाते हैं। इसके साथ ही हाथी घास मिलती है और यहीं पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। हाथी घास बहुत ही लंबी और घनी घास होती है जो इस तराई क्षेत्र की पहचान है। लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत गंभीर समस्या है। जल भराव के कारण गोरखपुर मंडल में जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर की बीमारी होती है। ये खतरनाक बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है। कैसे भूगोल और मिट्टी एक खास तरह की बीमारी का कारण बन सकती है, ये सोचने वाली बात है। दलदल और रुका हुआ पानी मच्छरों को पनपने की जगह देता है। ये सीधा सीधा भूगोल का स्वास्थ्य पर असर है। और अंत में इस मिट्टी के गुण बताए गए हैं। नाइट्रोजन और जीवांश भरपूर है, लेकिन फॉस्फेट की कमी है। जी, ये हमने तराई मिट्टी के सेक्शन में भी देखा था। अब भाबर तराई से नीचे उतरकर उस विशाल मैदान में प्रवेश करते हैं जो पूरे राज्य का पेट भरता है। हमारा सेक्शन 7 है गंगा यमुना का विस्तृत मैदान। ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी भौगोलिक स्थिति है भाबर, तराई और दक्षिण पठार के बीच में, और इसका निर्माण हिमालय और पठार से हजारों वर्षों में लाए गए अवसादों से हुआ है। मतलब उत्तर से हिमालय की नदियां और दक्षिण से पठार की नदियां दोनों ने मिलकर हजारों सालों तक यहाँ मिट्टी जमा की है, जिससे ये समतल मैदान बना है। ऊंचाई और ढाल की बात करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। औसत ऊंचाई 80 से 300 मीटर है और इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल के महत्व को ऐसे समझा जा सकता है कि पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। क्योंकि इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, इसीलिए गंगा और यमुना जैसी नदियां इसी दिशा में बहती हैं। खादर और बांगर की पुनरावृत्ति यहाँ की गई है। नीचा भाग जहाँ बाढ़ आती है उसे खादर कहते हैं, और ऊंचा भाग जहाँ कंकड़ मिलते हैं उसे बांगर कहते हैं। ये हम विस्तार से पहले समझ चुके हैं। अन्न भंडार और जनघनत्व के बारे में स्रोत कहता है कि ये सबसे बड़ा अन्न भंडार है। यहाँ गेहूं, चावल, आलू, सरसों उगता है। उपजाऊ भूमि, पानी और समतलता के कारण यहाँ सबसे अधिक जनघनत्व है। जहाँ खाना और पानी आसानी से मिलेगा और जमीन समतल होगी, वहाँ सबसे ज्यादा लोग बसेंगे। जनघनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प संरचना यहाँ बनती है, गोखुर झीलें। स्रोत के अनुसार नदियों के विसर्पण यानी टेढ़े मेढ़े बहने से सुराहा ताल और रामगढ़ ताल का निर्माण हुआ है। नदियां जब सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं तो कभी कभी वे अपना घुमावदार रास्ता छोड़कर सीधा बहने लगती हैं। जो पानी वाला हिस्सा पीछे छूट जाता है वो गाय के खुर के आकार की एक झील बन जाता है। इसे ही गोखुर झील कहते हैं।
और यहाँ भी ऊसर या रेह की समस्या है। बांगर में खराब जल निकासी से सफेद नमक की परत बन जाती है जी। लेकिन एक और बहुत ही अलग तरह की भौगोलिक संरचना यहाँ है, बीहड़ या रेवाइंस। स्रोत कहता है कि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जैसे इटावा और आगरा में यमुना और चंबल नदियों द्वारा भयंकर कटाव हुआ है, जिसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। नालिका अपर्दन मतलब गुली एरोजन। जब तेज बहता पानी मुलायम जमीन को बहुत गहराई तक काट देता है तो वहां बड़ी बड़ी खाइयां और उबड़ खाबड़ जमीन बन जाती है। इसी को बीहड़ कहते हैं। अध्ययन के लिए इस मैदान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान जिसे अवध और रुहेलखंड भी कहते हैं, और निचला गंगा मैदान जिसे पूर्वांचल कहते हैं। ये विभाजन इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किया गया है। अब अंत में मैदानी इलाके की सीमा पार करके कठोर और पथरीले प्रायद्वीपीय हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 8, दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। ये पूरा इलाका अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। इसकी स्थिति है राज्य का सबसे दक्षिणी भाग। ये वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत या विंध्यन पठार का उत्तरी विस्तार है। और इसके निर्माण के बारे में लिखा है कि ये प्री कैम्ब्रियन युग की आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है, जैसे ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट। ये चट्टानें बहुत ही कठोर और प्राचीन है। इसमें शामिल जिलों की सूची है 7 बुंदेलखंड के जिले और साथ ही प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र के दक्षिणी हिस्से। जी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है, यहाँ का ढाल। स्रोत के अनुसार इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और इसीलिए चंबल, बेतवा, केन और सोन नदियां उत्तर की ओर बहकर गंगा यमुना में मिलती हैं। ये उल्टी दिशा का ढाल थोड़ा अजीब लगता है। दिखने में ये उल्टा लग सकता है, लेकिन विज्ञान बहुत सरल है। दक्षिण का हिस्सा ज्यादा ऊंचाई पर है और उत्तर की तरफ आते आते ऊंचाई कम हो जाती है। पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहेगा, इसलिए नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। पहाड़ियों और खनिजों की बात करें तो औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं। और यही वो इलाका है जो सबसे ज्यादा खनिजों से भरा हुआ है। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि ये सबसे धनी खनिज क्षेत्र है। यहाँ चूना पत्थर मिलता है, सिंगरौली में कोयला मिलता है और ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम जैसा दुर्लभ खनिज भी इसी कठोर पठार में छिपा है। यहाँ की जलवायु और फसलों के बारे में लिखा है कि यह सूखाग्रस्त है, कम वर्षा होती है और प्रचंड गर्मी पड़ती है। मिट्टी जल्दी सूखती है, इसलिए यहाँ दलहन और मोटे अनाज की खेती होती है। पानी की कमी ही यहाँ का सबसे बड़ा सच है। स्रोत में बघेलखंड के बारे में एक ध्यान रखने वाली बात बताई गई है। सोनभद्र जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह बघेलखंड का हिस्सा है। यह एक बहुत ही बारीक जानकारी है, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। यहाँ रहने वाली जनजातियों में कोल, गोंड, बैगा, अगरिया और खरवार शामिल हैं, जो इसी जंगली और पठारी क्षेत्र विशेषकर सोनभद्र में रहती हैं। जी। और अंत में जल संकट और बांध। भूमिगत जलस्तर बहुत नीचे है, इसलिए राजघाट, माता टीला और रिहंद जैसे विशाल बांध यहाँ बनाए गए हैं। क्योंकि चट्टानें पानी सोखती नहीं हैं, जल स्तर नीचे रहता है, इसलिए पानी को रोकने के लिए बड़े बांध बनाना ही एकमात्र उपाय बचता है। तो आज की ये लंबी चर्चा हमें एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। ये साफ दिखता है कि मिट्टी केवल धूल नहीं है, ये एक पूरा इतिहास है। बिल्कुल। चट्टानें कैसे टूटती हैं, नदियां अपना रास्ता कैसे बनाती हैं और हजारों साल बाद वो ये तय करती हैं कि हम क्या खाएंगे, कहाँ बसेंगे, यहाँ तक कि कौन सी बीमारियां हमें प्रभावित करेंगी। हमारे पैरों के नीचे का ये भूगोल चुपचाप हमारे पूरे अस्तित्व को नियंत्रित कर रहा है। ये विचार बहुत ही गहरा है। इसके बारे में अपने आसपास और गहराई से सोचें। श्रोताओं से यही आग्रह है कि इस ज्ञान को आत्मसात करें। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।